प्रोसेस के बीच में नहीं होनी थी, लेकिन अयाज सादिक साहब ने स्पीकर की कुर्सी संभालते ही फ्लोर दे दिया, जबकि इस रूल्स की किताब में लिखा है कि 10(1)(9) जो रूल है वो स्पीकर के इलेक्शन का है, और 10(1) में लिखा है इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर द इलेक्शन फॉर डेप्यूटी स्पीकर विल बी हेल्ड। तो बीच में तकरीर का मरहला नहीं था, लेकिन उसमें भी तकरीरें आईं। बहरहाल बिलावल साहब की तकरीर से मैं समझती हूँ, बशमूल मेरे तमाम लोगों ने इस बात को फील किया कि उसमें प्रायोरिटीज़ थी। बिलावल साहब ने जो भी बातें की उसमें जो बुनियाद थी या जो एपी सेंटर था उनकी तकरीर का, वो आवाम के मसाइल थे, वो आवाम की इस वक्त की जितनी तकालीफ है उनका ज़िक्र था, और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो बिलावल साहब ने बहुत क्लियरली बताया। उन्होंने बातों को जो है वो हेरा फेरी नहीं की, लफ्ज़ी की हेरा फेरी नहीं की, बड़ी क्लैरिटी से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पिछली जो असेंबली है उसमें जो अपनी तकरीर की थी, जिसमें मैंने सीनियर अरकान के हवाले से ये कहा था कि जो पुरानी सियासत या पुरानी रिवायात हैं उनको ख़त्म करके मुस्बित सोच के साथ हम आगे बढ़ें, ऐसी फ़िज़ा कायम करें कि हम एक दूसरे का एहतराम कर सकें, और इतना हमें इतनी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हम आवाम के मसाइल के लिए बैठकर उनका हल निकाल सकें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल एक बार फिर असेंबली के इजलासों में कही है, और इस नई असेंबली के फोरम पर पहली तकरीर जो कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी उनके इलेक्शन के बाद, और फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर थी। इन दोनों तकारीर को हम सुन नहीं पाए क्योंकि कौमी असेंबली के फ्लोर पर बहुत शोर व गुल था, बहुत डिस्टर्बेंस थी, और दोनों जानिब से होने वाली बातें जब आवाम ने ना सुनी हो तो आवाम को भी तशवीश होती है कि ये किस वजह से कौमी असेंबली में बैठे हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज इलेक्शन की होती है, कतई नज़र उसमें हमारी क्या रिजर्वेशंस है या उनकी क्या रिजर्वेशंस है या जो भी, लेकिन एक एक्सरसाइज इलेक्शन की होती है। उस एक्सरसाइज के बाद हम ओथ लेने के लिए मुंतज़िर होते हैं। आइन के मुताबिक हम इंतज़ार ही करते रहे कि सदर साहब डेट को अनाउंस करें, लेकिन बिल आखिर डेट जब अनाउंस होती है ऑटोमेटिकली आइन में जो दर्ज है हम ओथ लेते हैं, फिर वहाँ पर भी हम शोर गुल देखते हैं। ठीक है, एहतजाज आपका हक है, किसी ने किसी को एहतजाज से ना रोका है ना रोकना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो एहतजाज पे यकीन रखती है, आइनी और कानूनी दायरों में रहकर हम अपना एहतजाज कर सकते हैं और इसका हमें हक है, लेकिन असेंबली के फ्लोर को जिस तरीके से उसकी तौहीन की जा रही है वो काबिल अफसोस है। कल बिलावल साहब की बात में बहुत ज़्यादा जो अहमियत आपने देखी होगी कि उन्होंने दोनों तकरीर को वज़न दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें तो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर भी सुननी थी, हमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर भी सुननी थी, लेकिन जो अरकान थे दोनों जानिब से उन्होंने इतना माहौल जो है वो अपने नारों से और शोर गुल से ख़राब कर दिया कि हम कुछ न सुन पाए। तो ये माहौल जो है ये हमें ऐसे अवामी फोरम्स पर डिस्करेज करने की ज़रूरत है। एक नौजवान लीडर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ उस माहौल को रिजेक्ट किया, और आने वाली जितनी भी नस्लें हैं जो कौमी असेंबली में भी आएंगी उनके लिए भी उनका ये मैसेज था कि हमें इस फोरम को अवाम के मसलों के लिए यूज़ करना चाहिए,
आवाम के मसलों के हल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अवामी मुआशी मुआहदा है उसके नुकात आपके साथ शेयर किए फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले तक जो कीमतें खाने पीने की अशिया थी उसकी कीमतों में कितना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। आज लोगों को जो ख़ास तौर पर एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पहले ही उनके लिए महंगाई बहुत अज़ाब है, उस तबके में एक तशवीश है, बल्कि मुतवस्सत तबके में भी अब एक तशवीश है कि हम किस तरीके से अपना गुज़र बसर करेंगे, हम कैसे अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे। हमें खाना भी खाना है, हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, हमें बिजली के बिल देने हैं, हमें गैस के बिल देने हैं, हमें ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है। हमारी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? और यही वजह है कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर अवाम ने वोट देकर मुंतखब करके हमें भेजा है। वहाँ पर ये बहस भी होनी चाहिए कि इलेक्शन में क्या हुआ, लेकिन सिर्फ यही बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हमने तो 2018 में भी इस बहस में उलझना मुनासिब नहीं समझा, हमने तो 2013 में भी इस बहस में मुल्क के कारोबार को रोकना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अपना एहतजाज किया। हम आज भी अपना एहतजाज कर रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली कहा कि आइए मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम करें, जुडिशल रिफॉर्म्स पे काम करें, लेकिन सिर्फ हुकूमत ना करे, तमाम लोग करें, ऑपोजिशन के साथ बैठकर करें। जो लोग इस वक्त मौजूदा वजीर आज़म के हक में नहीं है वो भी असेंबली का हिस्सा हैं और वो भी बैठकर काम करें मिलकर। ये बात उन्होंने एक ऐसे मौके पर की है जब पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोगों को संगीन मसाइल दरपेश हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस वक्त अपना मंशूर और ख़ास तौर पे अवामी मुआशी मुआहदा लोगों के साथ शेयर किया, कई माह पहले वो ये बातें करते नज़र आए, तो उस वक्त कोई और जमात ये बात नहीं कर रही थी। ये खुशी की बात है कि उनके उस मुआशी मुआहदे से 80% चीज़ें आज दीगर जमातें दोहरा रही हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रायोरिटीज़ अवाम की हैं। बिलावल साहब ने ये तमाम प्रायोरिटीज़ अवाम की तकलीफ़, उनके मसाइल को देखकर अपने उस मुआशी प्रोग्राम का हिस्सा बनाए हैं। वो यही चाहते हैं कि जो आज हुकूमत बना रहे हैं वफाक में, वो इन मसाइल को देखें और इनको हल करें। उन्होंने अपने मंशूर और अपने उस मुआशी मुआहदे की के अंदर से ही जो तजावीज़ हैं वो शेयर की। उन्होंने एक अहम तजवीज़ का ज़िक्र किया, जो वफाकी वजारतें हैं, 17 के करीब ऐसी वजारतें हैं जिनकी डुप्लिकेशन सूबों में है 18वीं तरमीम के बाद, और ये जहन मानने को तैयार नहीं कि जब ये वजारतें सूबों में हैं तो इनका वफाक में क्या काम। 18वीं तरमीम के बाद कई ऐसी वजारतें डबल काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन भी नहीं नज़र आती। आपको भी पता है कि यहाँ पर एक फिगर होता है, इस्लामाबाद में दूसरा फिगर होता है। आप कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, आप हम आहंगी भी नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। एक की स्टेटमेंट जो है वो नॉर्थ की तरफ है, दूसरे की साउथ की तरफ है। तो ये बेहतर है कि आप इस खींचातानी को रोकें, बेजा अखराजात को कम करें, इन 17 वजारतों को ख़त्म करके सिर्फ एक IPC जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की इस्लामाबाद में वजारत है, उसके ज़रिए कोऑर्डिनेशन बेहतर करें
और इस डुप्लीकेशन को ख़त्म करें, क्योंकि इस डुप्लीकेशन के अंदर 328 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। 328 अरब रुपए वो हैं जो अवाम के ख़जाने से जाते हैं, जो टैक्सेस जमा करके हम डिविजिबल पूल में भेजते हैं, वहीं से फिर ये अखराजात आते हैं। लिहाजा 328 अरब रुपए की रकम जो है वो हम अवाम की मसाइल को हल करने की तरफ खर्च कर सकते हैं। दूसरी उन्होंने अहम बात ये की कि जो अमीरों को, एलीट को सब्सिडी देते हैं, गरीब को नहीं, अमीर को जो सब्सिडी देते, मतलब कारखानों को देते, उनकी जो फिगर है 1500 अरब रुपए। अब ये 1500 अरब रुपए भी अगर आप डाइवर्ट कर दे किसान को, किसान भी खुशहाल, उसकी काश्त भी खुशहाल, उसकी कंट्रीब्यूशन भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर मिल सकती है। तो ये नहीं है कि पैसा आपके सिस्टम में नहीं है। बिलावल साहब ने बताया पैसा आपके पास है, उसको सिर्फ रीडायरेक्ट करना है आपने, उसकी सिर्फ सिमत दुरुस्त करनी है। और कल बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात नेशनल असेंबली के फ्लोर पर हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी मौजूदगी में कही है। उनको पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजावीज़ दी हैं उन्होंने। और एक और उन्होंने बड़ी अहम बात की जो थी टैक्स कलेक्शन के एतबार से। बिलावल साहब ने कहा कि जो GST ऑन सर्विसेज है जो सूबे कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्शन FBR से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो अपना टारगेट मीट भी करते हैं और टारगेट से आगे भी कलेक्ट करते हैं। तो वो आउट परफॉर्म करते हैं टैक्स कलेक्शन के एतबार से। और अगर आप FBR की परफॉर्मेंस देखें तो वो खासी खस्ता परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस है। हर हुकूमत ये ज़रूर कह देती है कि FBR को बेहतर करे, इसे रिफॉर्म करें, लेकिन सही मानों में होता नहीं। और अब वक्त आ गया है कि FBR को बेहतर किया जाए, उसकी कलेक्शन पे वो गौर करे, अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करे। जब सूबे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये FBR क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकता। और इस पर भी बिलावल साहब ने एक बड़ी अहम तजवीज़ दी है। गो के पाकिस्तान के आइन में जो GST ऑन गुड्स है वो वफाक कलेक्ट करती है, लेकिन चूंकि सूबों की परफॉर्मेंस टैक्स कलेक्शन में बहुत अच्छी है, तो बिलावल साहब ने ये तजवीज़ दी है कि आप इस टैक्स को भी सूबों के हवाले करें कि वो आपको कलेक्ट करके दे। अगर वो अपना टारगेट मीट नहीं करते तो आप उन पर फाइन लगाएं, पेनल्टी लगाएं। आप उनसे उन्हें कहें वो आपको अपने बजट से दे, जिस हिंदी में हम कहते हैं दंड, वो पेनल्टी लगा ले। और अगर वो कलेक्शन से ज़्यादा, आप मतलब टारगेट से ज़्यादा कलेक्ट करके देते हैं, तो जो रकम सूबा आपको ज़्यादा देता है वो आप सूबे को एज ए रिवॉर्ड वापस करें। तो अगर ये तजवीज़ बिलावल साहब एक नौजवान कायद दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी सोच आगे के लिए कितनी मुस्बित है। वो एक विजनरी लीडर है। वो यहाँ इस चक्कर में या इस झगड़े में नहीं पड़ रहा कि उसकी जमात से कितनी सीटें ले ली गई, उनके कितने कारकुनान शहीद किए गए, उसका तस्करा किया उन्होंने, मगर